नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जी के बाय डी के चैनल पर। विद्यार्थियों, आज का जो अपना टॉपिक है वो है वीर सावरकर, स्वतंत्र वीर सावरकर। ये टॉपिक हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन के वीर नायक है और ये पूरा प्रॉपर अपने एक टॉपिक दे रखा है। उसमें खूब सारे राष्ट्रीय नायकों के बारे में बताया गया है जो हीरोज अपने नेशनल मूवमेंट के रहे हैं। उन सब हीरो की बात की गई है। उसमें सबसे पहले दिया गया है स्वतंत्र वीर सावरकर। हालांकि इनका जो विषय है वो काफ़ी राजनीतिक रूप से विवादित रहा, लेकिन अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो इनका योगदान भी उतना ही है जितना अन्य स्वतंत्र वीरों का रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि सावरकर का जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई। तो देखिए, उनके जन्म के बारे में आप ये समझिए कि 1857 की क्रांति के बारे में उन्होंने खूब कहा। तो 1857 की क्रांति के आसपास इनका जन्म हुआ। ये सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखना है। तो 1883 के अंदर इनका जन्म हुआ और 1966 के अंदर इनकी मृत्यु हुई। ये सबसे पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ 1900 प्रिंट हो गया, इसे सुधार लेना। स्वाभाविक रूप से हम समझ ही सकते हैं कि 1800 ही होगा, क्योंकि 1983 तो संभव ही नहीं है। ठीक है, तो 1883 और 1966 के अंदर इनकी मृत्यु होती है। अब जो अगला जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है कि इनकी जो मृत्यु हुई थी, भाई 1966 में मृत्यु हुई तो वो किस विधि से हुई। तो संलेखना पद्धति से उन्होंने अपने शरीर को त्यागा था। संलेखना पद्धति वो पद्धति होती है जिसके अंदर स्वेच्छा से शरीर त्यागा जाता है, तपस्या की जाती है। एक तरह से सब कुछ, अन्न जल सब त्याग करके तपस्वी के रूप में जीवन जीते हुए, ईश्वर की आराधना करते हुए शरीर स्वतः त्यागा जाता है। उसे संलेखना पद्धति कहते हैं। विशेष रूप से जैन धर्म में अपनाई जाती है। अब बात आती है इनका जो जन्म था, सावरकर का जन्म कहाँ हुआ। तो भांगूर गांव महाराष्ट्र में इनका जन्म होता है। अगली बात कि इन्होंने जीवन के अंदर महत्वपूर्ण चीजें कि भाई इनको किस चीज से जाना जाता है। तो सबसे पहली चीज, क्रांतिकारी इनके विचार थे। दूसरा, तिलक से प्रभावित थे। अब तिलक से प्रभावित थे तो निश्चित रूप से क्रांतिकारी विचार होंगे। अगली बात, हिंदुत्व के विचार थे, और जो विचार थे वो हिंदुत्व को लेकर थे। मजबूत रूप से वो हिंदुत्व के पक्षधर थे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट हम जानते हैं, और आज तक इस विषय को लेकर के काफी लोगों ने विवाद किया है, लेकिन ये विवाद विषय है नहीं। हिंदुत्व की जो इन्होंने परिभाषा दी थी वो अपने अकॉर्डिंग इनके लिए जो है वो क्लियर थी। इन्होंने जो है वो जो भी यहाँ भारत में रहते हैं वो सभी हिंदू हैं, इस प्रकार की अवधारणा के तहत हिंदुत्व का विचार उन्होंने रखा था। पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज के अंदर उन्होंने पढ़ाई की थी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इनकी पढ़ाई कहाँ हुई थी। तो पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज के अंदर। तो ये अच्छे से याद रखिएगा आप, ठीक है, कि पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज के अंदर इनकी पढ़ाई हुई। हिंदुत्व के इनके विचार थे, तिलक से प्रभावित थे इसलिए क्रांतिकारी विचार थे। इनका जन्म भागूर गांव। और भागूर को कैसे याद रखेंगे, भागूर को आप ऐसे रखिएगा कि अंग्रेजों को खूब भगाया था इन्होंने, ठीक है, इसलिए भागूर गांव महाराष्ट्र के अंदर इनका जन्म हुआ था। संलेखना पद्धति से उनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट आता है कि 1901 में महारानी विक्टोरिया की मृत्यु के ऊपर शोक सभा जो भारत में आयोजित की गई, इसका उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि भाई अंग्रेजों की एक महारानी जिसके नेतृत्व में हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, हमारे ऊपर अन्याय हो रहे हैं, और हम उनकी शोक सभा को हम मनाएं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता हमारे लिए। तो इसलिए उन्होंने महारानी विक्टोरिया की जो शोक सभा थी उस शोक सभा का विरोध किया कि भारत में इसकी कोई शोक सभा नहीं मननी चाहिए। ये उनका व्यक्तिगत विचार प्रमुख रूप से था। फिर उसके बाद एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक उत्सव, कि भाई उसके बाद में राज्याभिषेक भी तो होगा। तो एडवर्ड सप्तम का जो राज्याभिषेक उत्सव हुआ उसको उन्होंने गुलामी का उत्सव करार दिया। तो दोनों बातें, महारानी की मृत्यु का शोक भी नहीं मनाना चाहिए, और जो नया राजकुमार जो गद्दी पे बैठेगा राजा के रूप में, उसका उत्सव भी नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि वो गुलामी का उत्सव हुआ कि आप अपने उस राजा का उत्सव मना रहे हो जिस राजा ने आपको गुलाम बना रखा है और जिसके नेतृत्व में आप गुलाम हैं। तो ये दोनों ही चीजें गलत हैं। और फिर इसको गलत क्यों माना उन्होंने, तो वो देश और जाति के प्रति द्रोह माना जाएगा।
विदेशी शासन के प्रति राजभक्ति का प्रदर्शन माना जाएगा, इसलिए ये चीजें गलत है। ठीक है, इसलिए महारानी विक्टोरिया की शोक सभा नहीं मनानी चाहिए, और जो एडवर्ड सप्तम अगर राजा बनता है तो उसकी हमें उत्साह नहीं दिखाना चाहिए, उसका उत्सव हमें नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि वो गुलामी का उत्सव होगा। तो कुल मिलाकर के उनकी स्पष्ट विचारधारा थी। 1901 में ये बात दिखने लग गई थी कि वो अंग्रेजी शासन के बिल्कुल खिलाफ थे। यहां से ही बात समझ में आती है। फिर नासिक के अंदर मित्र मेला उन्होंने प्रारंभ किया, एक मित्र मंडली के रूप में। मित्र मंडली भी कई जगह आपको देखने को मिलेगा नाम, और कई जगह आपको मित्र मेला नाम देखने को मिलेगा। 1904 में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संस्था में इस नाम को मित्र मेला या मित्र मंडली जो थी, इसका परिवर्तित नाम जो है उन्होंने क्या रखा, अभिनव भारत। अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन जो था वो सावरकर के नेतृत्व में ही 1904 के अंदर बना था। ये बात आप अच्छी तरह से याद रख लें, और इसी का नाम परिवर्तित हुआ था। मित्र मेला या मित्र मंडली का नाम जो है वो नासिक में ही थी ये मंडली। ठीक है, और वहां से परिवर्तित होकर के, भाई 2-3 प्रश्न आपको याद रखने हैं। पहली बात कि उन्होंने जो मित्र मेला या मित्र मंडली जो बनाई थी वो कहाँ बनाई, नासिक में। फिर उसका चेंज नाम क्या था, अभिनव भारत, तो निश्चित रूप से नासिक में हुआ। और कब, 1904 में। ठीक है, और ये क्रांतिकारी संस्था थी, शुरू से ही क्रांतिकारी विचार थे, तो क्रांतिकारी संस्था होनी थी। अगली बात, 4 के 2 साल बाद यानी 1906 में वकालत करने के लिए लंदन चले गए, क्योंकि यहाँ काफ़ी विरोध होने लग गया था। इन्होंने क्रांतिकारी कदम काफ़ी लंबे चौड़े उठाने लग गए थे। फर्ग्यूसन कॉलेज में इनके द्वारा किए गए जो आंदोलन थे वो अंग्रेजों की पूरी तरह से एक तरह से खटकने लग गए थे, और वो ये दिखने लग गया था यहाँ के क्रांतिकारियों को कि अब सावरकर के साथ कुछ गलत हो सकता है। तो इसलिए सावरकर को लंदन जो है, जो कि वहाँ पर वकालत करने के लिए भेज दिया गया। कब, 1906 में। कहाँ भेजा गया, तो लंदन के अंदर श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा स्थापित इंडिया हाउस जो कि लंदन में था, वहाँ भेज दिया गया। मतलब लंदन में इंडिया हाउस के अंदर उनको रहने के लिए जगह मिल गई, और वहाँ पर वो जो है वो अपनी वकालत शुरू कर देते हैं, और वो नासिक को छोड़ देते हैं। लेकिन वो तो नासिक को छोड़ते हैं, लेकिन उनकी जो संस्था थी अभिनव भारत, वहाँ तो काम बराबर क्रांतिकारी आंदोलन हो ही रहे थे, उसमें कोई चेंज नहीं था। 1907 को 1857 की संग्राम की अर्ध शताब्दी स्वर्ण जयंती उन्होंने मनाई। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जब 10 मई 1857 को क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति, अब 1907 में इसको अर्ध शताब्दी यानी 50 वर्ष पूरे हो गए। तो ऐसे में 1857 की क्रांति की अर्ध शताब्दी उत्सव जो हुआ, इसे उन्होंने स्वर्ण जयंती उत्सव के रूप में मनाया। तो ये बड़ा ही अंग्रेजों के लिए बड़ी खटकने वाली बात हो गई कि व्यक्ति 1857 की क्रांति का क्या कर रहा है, समर्थन कर रहा है। अगली बात, फिर 1857 की क्रांति को सावरकर ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, मतलब देखिए, अगर मतलब सावरकर के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो कुछ इसके इर्द गिर्द होगा, 1857 की क्रांति के इर्द गिर्द, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने शुरू में वहाँ नासिक के अंदर वो रहे, तो उन्होंने क्रांतिकारी कदम उठाए। तो वो क्रांतिकारी विचार कहाँ से आ रहे थे, कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति के विचारों से ही आ रहे थे। फिर फर्ग्यूसन कॉलेज के अंदर उन्होंने मित्र मंडली बनाई, फिर अभिनव भारत बनाया। ये सब जो किए थे वो सब क्रांतिकारी विचार थे, वो कहीं ना कहीं तिलक और 1857 की क्रांति से आ रहे थे। फिर लंदन गए तो वहाँ पर भी वही 1857 की क्रांति दिमाग में घूम रही थी। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के होम रूल जो भवन था, एक तरह से बोल सकते हैं, जो श्यामजी कृष्ण वर्मा का मकान था, वहाँ जाकर के भी उन्होंने वही 1857 की क्रांति के बारे में बहुत सी बातें उन्होंने कही, और मतलब स्वर्ण जयंती उत्सव मनाया। तो ये सब चीज़ें लगभग 1857 के आसपास ही घूम रही थी। तो ये चीज़ें आपके ध्यान में भी लगातार रहनी चाहिए कि सावरकर ने शुरू से लेकर के और लगभग क्रांतिकारी विचारों को ही अपनाया। द इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिया का इंडिपेंडेंस वार और फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार था ये, अकॉर्डिंग टू सावरकर। तो इस बेस पे उन्होंने किताब लिख दी। कौन सी लिखी? द इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस। अब इस पुस्तक को अंग्रेजों ने क्या कर लिया? जब्त कर लिया। मतलब 1857 की क्रांति के नाम से ये किताब उन्होंने छापी थी। आज भी इतिहास के अंदर 1857 की क्रांति के जितने फैक्ट हैं
वो सावरकर वाली किताब के जितने ज़्यादा ऑथेंटिक माने जाते हैं वो अन्य किताबों के नहीं माने जाते। बहुत रिसर्च करके उन्होंने ये किताब लिखी थी। तो द इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, अब ये अंग्रेजों ने इस किताब को जब्त कर लिया था। गुप्त रूप से भारत में पीक वीक पेपर्स, मतलब इस किताब को जब वहां अंग्रेजों ने जब्त कर लिया तो कर लिया, लेकिन उसी की प्रिंटिंग को, उसी के रूप को या उसी के प्रकाशन जो है वो भारत में भेजे गए और वो गुप्त रूप में ब्रिटेन में बिके। वो किस नाम से बिके? पीक वीक पेपर्स, और दूसरा था स्कॉट्स पेपर। ये दो पेपर्स के नाम से निकाल करके फिर उनको बेचा गया, लोगों तक भेजा गया। मतलब उस विचार को आंदोलित करने का उनका प्रयास जो था वो दो पेपर्स के नाम से था, एक पीक वीक के नाम से और दूसरा स्कॉट्स के नाम से। इन दो नामों से उन्होंने इस बात को पूरी तरह से प्रचारित किया 1857 की क्रांति को। 1910 में अंग्रेजों द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके इतने सारे क्रांतिकारी कार्यक्रम और विशेष रूप से भारत में अभिनव भारत जो संस्था थी उसके जो तीव्र क्रांतिकारी कदम हो रहे थे उनको रोकने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया कि जो ब्रिटेन के अंदर सावरकर थे, क्योंकि उनको मालूम था कि अभिनव भारत को एटलीस्ट तो कौन चला रहा है, सावरकर ही चला रहे हैं, तो सावरकर को गिरफ्तार करने का प्रयास 1910 के अंदर अंग्रेजों ने किया। अब गिरफ्तार करने के बाद वो उनको भारत ला रहे थे, तो रास्ते में वो समुद्र में कूद गए। समुद्र में कूदने के बावजूद वो अंग्रेजों के हाथ तो आ ही गए, क्योंकि आसपास के जो देश थे वो भी सब उनके कहे के अकॉर्डिंग चल रहे थे, अंग्रेजों के अनुसार ही चल रहे थे। तो अंग्रेजों के कहने के कारण से वहां सावरकर फिर से पकड़े गए, यानी समुद्र में कूद करके दूसरे देश जा रहे थे लेकिन फिर भी पकड़े गए। तो ये जो घटनाक्रम था 1910 का, ये साबित करता है। और इस बात को लेकर कई बार लोग कहते हैं कि भाई सावरकर डरपोक थे, या सावरकर जो है वो स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर अपने आप को बचाने पे ध्यान देते थे, राष्ट्र के लिए कम और अपनी सुरक्षा पे ज़्यादा ध्यान देते थे, ऐसी बातें कही जाती हैं। लेकिन सच्चाई ये थी कि अंग्रेजों से बचकर के ही अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा जा सकता है। ये बात सावरकर के माइंड में चल रही थी कि अगर मैं इनकी गिरफ्त में आ गया तो मैं इनके खिलाफ कैसे लड़ूंगा, संभव ही नहीं है। तो इसलिए वो उनसे दूर रह करके, उनकी आइडियोलॉजी थी कि मैं अंग्रेजों से दूर रहूंगा तब अंग्रेजों का विरोध कर पाऊंगा, और वो विरोध एक प्रभावी विरोध रहेगा। अगर मैं इनके कंट्रोल में आ गया तो मैं काहे का विरोध कर पाऊंगा, कोई विरोध नहीं कर पाऊंगा। तो इस प्रकार से सावरकर का यह मानना था कि इनके कंट्रोल में मुझे आना ही नहीं है, अंग्रेजों के हाथ में मुझे नहीं आना। अगली बात थी हिंदुत्व। अब चूंकि वो हिंदुत्व के प्रखर मतलब प्रेमी थे और हिंदुत्व की परिभाषा उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करने की कोशिश की थी, तो हिंदुत्व पुस्तक में हिंदू की उन्होंने परिभाषा दी थी। अब कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट आप में से सोच सकता है कि सर तो बिल्कुल सावरकर की प्रशंसा ही कर रहे हैं। देखिए, महापुरुष कोई भी हो सब सही है। हम किसी के ऊपर भी अगर अंगुली उठाते हैं तो हम अपने आप को देख ले कि हम कितने एक महापुरुष हैं। इसलिए हर व्यक्ति ने कुछ ना कुछ चाहे किया 5%, किसी ने 2% किया, किसी ने 1% भी किया। अगर राष्ट्र के लिए 1% भी किया, 99% अपने लिए कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने उसने देश के लिए किया तो था, जब भी करने का मौका मिला उसने किया। तो इसलिए इस विषय को आप बिल्कुल माइंड में ले ही नहीं, आप सिर्फ इतना समझे कि हम एक स्वतंत्रता सेनानी को पढ़ रहे हैं और उसने जो जो अपने राष्ट्र के लिए जो योगदान किए उन्हें हमें याद करना है, इतना ही माइंड में रखते हुए इसे पढ़ना है। तो हिंदुत्व पुस्तक उन्होंने लिखी और उसमें हिंदू शब्द को डिफाइन किया। हिंदू कौन है? तो उनके अकॉर्डिंग हिंदू कौन है? जो हिमालय से लेकर के और समुद्र तक और हिंदू कुश से लेकर के बंगाल तक जो रहता है वो सब क्या है? हिंदू है। ये उनकी परिभाषा में था। और आज तक भी जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो आरएसएस है वो भी लगभग इसी परिभाषा के समानांतर चलते हैं। कांग्रेस के विरोधी द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध और क्या क्या जो मतलब सीधी रूप में देखे तो सावरकर के और क्या क्या विचार थे। तो सबसे पहले कांग्रेस के विरोधी थे कन्फर्मली, क्योंकि कांग्रेस चापलूसी करके भारत को आजाद कराना चाहती थी और ये क्रांतिकारी थे, तो निश्चित रूप से कांग्रेस के तो विरोधी होने थे। द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था, जो एक तरह से, हालांकि उस समय तक खुल के द्विराष्ट्र सिद्धांत नहीं आया था, उस समय तक जो है वो द्विराष्ट्र सिद्धांत की थ्योरी जिन्ना ने उस समय तक नहीं दी थी जब तक कि सावरकर राष्ट्रीय आंदोलन के सक्रिय थे। लेकिन ये बात तय है कि वो नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन हो, किसी भी स्थिति में जो है सावरकर ऐसा नहीं मानते थे। उनका मानना था कि भारत जिस स्थिति में है वो श्रेष्ठ स्थिति में है और अखंड रहना चाहिए। और उनकी जो विचारधारा की प्रवाह है अगर आप देखेंगे, जो मैं फिर कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
बीजेपी, ये जो विचारधाराएं हैं वो सारी विचारधाराएं इसी से लगी हैं, ये तो कन्फर्म है ही, आप सब मानते ही हैं। तो वो आज भी द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध करते हैं, वो उस समय भी करते थे, आज भी वो अखंड भारत की बात करते हैं, उस समय भी वो लोग करते थे। तो विचारधारा के स्तर पर सब समान थे। भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध, भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करना, ये सावरकर की आलोचना का मुख्य पॉइंट था। सावरकर की इस पर बड़ी आलोचना हुई कि उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध क्यों किया। ठीक है भाई, भारत छोड़ो आंदोलन तो अच्छी बात थी ना, गांधी जी भारत छोड़ने की बात कर रहे थे कि अंग्रेजों को भारत छोड़ना चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा संशोधन करते हुए सावरकर ये आंदोलन तो चाहते थे, लेकिन इस नाम से आंदोलन नहीं चाहते थे या इस तरीके से आंदोलन नहीं चाहते थे, वो थोड़ा चेंज रूप में इस आंदोलन को चाहते थे। और वो चेंज क्या था? वो मानते थे कि भारत छोड़ो की जगह इसका जो नाम है वो भारत जोड़ो सेना, इसको छोड़ो कर लेना, भारत छोड़ो सेना रखा जाए। उनका मानना था कि भारत छोड़ो सेना नाम इसका रखा जाए। ठीक है, इसे छोड़ो कर लेना, जोड़ो नहीं है, कभी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जोड़ दो उसको आप। ठीक है, इसका नाम सावरकर क्या रखना चाहते थे? भारत छोड़ो सेना। ठीक है, ये रखना चाहते थे और सेना के रूप में रखना चाहते थे। वो मानते थे कि जैसे सुभाष चंद्र बोस उस समय भारत को आज़ाद कराने के लिए सेना बना के आ रहे थे, वैसे ही हमें भी पूरी की पूरी सेना बनानी चाहिए और उग्र क्रांतिकारी तरीके से अंग्रेजों का विरोध करना चाहिए, न कि भारत छोड़ने की बात कहें। और ये साधारण जो अहिंसक आंदोलन जो गांधी कर रहे थे उसके वो विरोधी थे, वो सेना शब्द इसमें काम में लेना चाहते थे। बस इतना सा है, ये जोड़ो शब्द को भाई सुधार लेना आप। ठीक है, फिर आती है बात कि पोर्ट ब्लेयर जो हवाई अड्डा है, उस हवाई अड्डे का नाम अभी चेंज होकर के और सावरकर हवाई अड्डा हो ही गया, ये सब आप जानते ही हैं। ये करंट के क्वेश्चन के रूप में आप ध्यान में रख ही सकते हैं। महात्मा गांधी जी की हत्या का आरोप भी इन पे लगा, चूंकि इनकी विचारधारा से गोडसे थे और उनसे जुड़े हुए लोगों में से आते थे, तो इसलिए अब जुड़ा हुआ व्यक्ति होना, देखो वो ये नहीं होता है कि वही अपराधी है। कोई व्यक्ति एक अपराधी है और वो किसी विचारधारा से जुड़ा हुआ है, तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि पूरी विचारधारा ही गलत हो गई। लेकिन ठीक है, ये भी माना जाता था और आज तक माना जाता है। गोडसे को जो है गांधी का हत्यारा साबित हुए ये नहीं हुए, थे कि नहीं थे, वो सब बातें थी। उसके साथ साथ सावरकर की जब बात आती है तो वो उनसे जुड़े हुए होने के कारण से हत्या का आरोप उन पे लगता ही लगता है। ठीक है, तो सावरकर का गोडसे के कारण से आरोप इनके ऊपर, सावरकर पे गांधी की हत्या का लग जाता है, ऐसा भी ऐतिहासिक रूप से हमें पढ़ने को मिलता है। तो ये सारे जो कारण हमने पढ़े वो निश्चित रूप से सावरकर को एक स्वतंत्रता सेनानी तो साबित करते हैं, लेकिन कुछ कॉन्ट्रडिक्टिव पॉइंट जो आते हैं। अच्छा, इसमें मैंने जो पोर्ट ब्लेयर के अंदर जो उन्होंने काला पानी की सजा भुगती थी उसके बारे में मैंने नहीं बताया, क्योंकि वहां से क्वेश्चन नहीं बनता। इंटरेस्टिंग पार्ट तो है वो, लेकिन एग्जाम के रिगार्डिंग क्वेश्चन नहीं बनता। वैसे तो हम बाकी इंटरेस्टिंग चीज़ें देख सकते हैं कि भाई उनको वहाँ पर काला पानी की सज़ा मिली थी और काफ़ी लंबे समय तक वो रहे थे, फिर वहाँ से छूट के आए थे, वो लंबे चौड़े कॉन्सेप्ट जो बनते हैं, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन निकल के नहीं आ पाते। इसलिए मैंने जो टॉपिक बनाया है वो पूर्णतया कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग है। मतलब सीधा सीधा ये कि मेरा मानना ये था कि मुझे वही टॉपिक या वही क्वेश्चन आप तक पहुँचाने हैं या वही चीज़ें आप तक पहुँचानी है जो मेरे अनुसार क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछी जा सकती है। जो क्वेश्चन बनने वाले थे वो मैंने निश्चित रूप से बनाए, और बाकी डिटेल जो कहानी के रूप में थी, बाकी डिटेल के रूप में थी, जो एक कथानक के रूप में थी, वो सब चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं। ठीक है, तो काम का सारा मैटर मैंने लिया है। फिर भी आप इससे ज़्यादा भी पढ़े तो अच्छी बात है, जहाँ से भी पढ़ना चाहे। मैंने जो है वो मेरा टू द पॉइंट टारगेट था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।